जो एक सवाल आपके मन में बहुत आ रहा होगा विद द टाइम टेकिंग टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन कि सर हम एक ग्रुप दे या बोथ ग्रुप दे, इस बात का डिस्कशन यहाँ होगा और अगर ये आपके लिए रेलेवेंट होगा तो अपने दोस्तों को भी जरूर देना या अपने ग्रुप में डिस्कस करना। दिस विल हेल्प यू टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन रिगार्डिंग द अपकमिंग एग्जामिनेशन। एक ग्रुप देना या बोथ ग्रुप देना ये कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके पिछले पास्ट परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है और आपके पिछले नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे भी डिपेंड करता है। और इस वीडियो के अंदर में एक बोनस पॉइंट भी है कि हमने क्या क्या एडिशनल करना चाहिए जो जेन्युइन होगा आपके सही करियर के लिए, राइट। सबसे पहली बात, अभी कितने दिन बचे हैं एग्जामिनेशन के लिए? अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं मई की, तो अराउंड 54 to 55 डेज रिमेन इन द एग्जामिनेशन, यस और नो, राइट। इसके आगे अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया अगर आप सितंबर 25 दे रहे हैं तो लगभग आपके पास 140 to 145 डेज है रिमेन इन द एग्जामिनेशन, यस और नो। अब ये आपके कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से ग्रुप देना है, कितने ग्रुप देना है। चलिए एक एक सारे फैक्टर्स को डिसाइड करते हैं कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपने सिंगल ग्रुप की तरफ जाना चाहिए अगर आप इन सिचुएशंस के अंदर में फंसे हैं तो। सबसे पहला जो मैं कहूंगा, भले ही लिखा 5th पॉइंट पे, पर मैं सबसे पहले कहूंगा हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत सारे लड़के और लड़कियों के साथ अलग अलग हेल्थ इश्यूज है या उनके घर में किसी के साथ बहुत नियर एंड डियर वंस के साथ हेल्थ इश्यूज है जिसमें उनका रहना बहुत जरूरी है, मे बी पेरेंट और वेरी डियर वन, यस। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लाइफ में है ना वो है हेल्थ। हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारे यहाँ हमेशा से कहा गया है पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना बेटा, आप अभी मेहनत कर लोगे, एक्सेस लोड लेकर के काम कर लोगे, बट एट द एंड आपने अगर बीमार पड़ जाना तो ये सारी मेहनत वेस्ट हो जानी है। अगर आपके साथ हेल्थ इशू है या फैमिली में बहुत नियर डियर वन के साथ हेल्थ इशू है जिसमें आपका रहना बहुत जरूरी है, आपको सर एग्जाम में एक ही ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप नहीं देना चाहिए। सेकंड आता है अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स में फेल हो रहे हैं। बिलीव मी, अगर आप 3 से ज्यादा अटेम्प्ट ऑलरेडी फेल कर चुके हैं तो आपने इस बार अपना अप्रोच को चेंज करना है और आपने एक ही ग्रुप देना है। सर ऐसा क्यों, हमने तो बोथ ग्रुप देना है, हमने तो बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करी थी। अगर बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करी थी तो प्रॉब्लम यह है कि प्रिपरेशन में गड़बड़ है, इमोशनल होकर के कॉल नहीं लेना है। हमारी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं इशू आ रहा है जिसके कारण हमारे को मल्टीपल अटेम्प्ट लग रहे हैं। इस बार वन टाइम अप्रोच हमने अपनाना चाहिए, वेरिन आपने एक ग्रुप पे फुल फोकस करना चाहिए। जहां आप 2 ग्रुप के ऊपर मेहनत डाल रहे थे, एक ही ग्रुप के ऊपर पूरी मेहनत डालो। एक ही क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करो। थियोरी जिनको आप लिख के सॉल्व नहीं कर रहे थे उनको लिख करके सॉल्व करो तो शायद आपका काम बन जाएगा। तीसरा, अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है तो आपने ग्रुप 1 अचीव करना चाहिए। देखिए मैक्सिमम बच्चा फेल होने के बाद क्या गड़बड़ करता है, और आप भी देखिए, आपने इसके पहले अगर आपको अटेम्प्ट लगा है तो क्या आपने भी ये गड़बड़ करी है क्या? मैक्सिमम बच्चा गड़बड़ ये करता है कि फेल हुआ, वापस से बुक उठाया, कंटेंट पढ़ना चालू कर दिया। नाउ कॉन्सेप्ट वाइज ही इज वेरी स्ट्रांग, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग ही इज नॉट अप टू द मार्क। इस बार आपको ना कंटेंट के ऊपर कम, प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करनी है। मान लीजिए अगर लास्ट टाइम तक के आपको अप्रोच था कि 70% अगेन रीडिंग एंड 30% सॉल्विंग, मैं कहूंगा इस बार पूरा रिवर्स कर दीजिए, 70% सॉल्विंग कीजिए, 30% अंडरस्टैंडिंग कीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, एंड एवरी अकेडमी विल हेट मी फॉर सेइंग दिस, भाई साहब आपका एक ही रूट है पास होने का और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब तक के आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना दोस्त, तब तक के आपका काम नहीं बनने वाला। आप एक, जैसे अगर आप डीटी की बात करें, आप डीटी को 4 बार पढ़ लो, चारों बार आपको समझ में आ जाएगा दोस्त। मेरे से पढ़ो, किसी और से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको सब समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर में है। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन भारत की किसी भी एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर लोगे, यस राइट। फिर आता है लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। कई बच्चे इन पॉइंट से सफर कर रहे हैं कि उन लोगों ने क्लास ढंग से नहीं की थी, जो क्लास की थी वो अच्छे से समझ में नहीं आई, या क्लास बहुत पहले करी थी और अभी नहीं पता है। अभी जैसे आप लोगों को, बहुत लोगों को जानते होंगे कि मई 24 के अंदर में आपका सिलेबस चेंज हुआ था। जिनकी क्लासेस ही मई 24 के पहले हुई है उनका पैटर्न डिफरेंट था, अभी का पैटर्न डिफरेंट है। ट्रेंड एनालिसिस के साथ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक है, मैं आपसे कहूंगा कि आप या तो रेगुलर या तो फास्ट ट्रैक देख लीजिए, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम जो भी आपका अटेम्प्ट है उस हिसाब से, और फिर अपने प्रिपरेशन को रेडी करिए एंड सिंगल ग्रुप के साथ प्रिपरेशन करिए। क्योंकि आपका टाइम कहाँ इन्वेस्ट होने वाला है, लर्निंग में भी इन्वेस्ट होने वाला है, और सिर्फ लर्निंग से काम नहीं चलने वाला, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो बोथ ग्रुप का टाइम नहीं मिलने वाला, उस केस में सिंगल ग्रुप ही देना पड़ेगा, है ना। एंड अब अगर देखा जाए आपके पास बहुत लेस टाइम है और अगर पढ़ना बहुत ज्यादा है, मान लीजिए वीडियो के बैकअप भी बहुत सारे बचे हुए हैं एंड आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए, एंड यू आर अ स्लो लर्नर एक्सेप्ट, तो ऐसे केस में आपको सिंगल ग्रुप देने चाहिए। तो इन 5 सिचुएशन में आपको सिंगल ग्रुप देने चाहिए। हर एक बच्चे ने अपना खुद का असेसमेंट करना है, यस।
अब बोथ ग्रुप किस किस को देना चाहिए, बोथ ग्रुप का पैटर्न होना चाहिए, बोथ ग्रुप किस किस को देना चाहिए, आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात वही पहला सुख निरोगी काया। अगर आप मेंटली एंड फिजिकली गुड है, राइट, आप मेहनत कर सकते हैं, आप लिटरली 10 to 12 आवर्स लॉक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मे एग्जामिनेशन, अपकमिंग मे एग्जामिनेशन, या आप एटलीस्ट 8 आवर्स स्पेंड कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सितंबर एग्जामिनेशन। आपने बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन करना चाहिए। यस। दूसरा, बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन का डिसीजन आपके पास्ट परफॉर्मेंस पे भी लेना चाहिए, है ना। देखो लॉजिकली अगर तुम एग्रीगेट के अंदर में ही फेल हुए हो, एक ग्रुप या बोथ ग्रुप एज द केस में भी, अगर तुम सिर्फ एग्रीगेट के अंदर ही फेल हुए हो, लेट्स से ग्रुप 1 के अंदर में भी, तो इस बार तुमने बोथ ग्रुप देना चाहिए। एग्रीगेट में हो और एग्रीगेट भी कितना, एटलीस्ट 130 मार्क्स से ऊपर होगा, राइट। तो आपने पहला ग्रुप आपका फेयरली प्रिपेयर्ड है, उसमें से प्रैक्टिस की जरूरत है। दूसरे ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करके आपने बोथ ग्रुप देना चाहिए। समझ आ रही बात। तीसरा आता है गुड मार्क्स। मान लीजिए आपको मार्क्स अच्छे खासे थे, आपका सिर्फ ये सिचुएशन था कि यार आपका एग्रीगेट नहीं बन पाया या फिर आपका ओवरऑल मार्क्स नहीं बन पाया, तो सिचुएशन पता है कहां है, आपने 3 गड़बड़ करी है। पहला, सही प्रैक्टिस नहीं करी। दूसरा, प्रैक्टिस करी पर टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि पेपर में लिखना होता है, तो वो 3 घंटे के अंदर में आपका पेपर कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो ये आपने किया है या नहीं, है ना। तीसरा, आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी, जिसके कारण आप खुद को इवेल्युएट ही नहीं कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना चाहिए, अगर आपके फेयरली गुड मार्क्स है, प्रैक्टिस करके काम हो जाएगा, तो गुड मार्क्स इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसको आपको बोथ ग्रुप के लिए थॉट देना चाहिए। फिर आता है मोर डिसिप्लिन। मान लीजिए आपका क्लास हो चुका है और अब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट बनने जा रहा है, राइट, और फिर भी आप डिलेमा में हैं, और एक दो या बोथ ग्रुप दो। एक बात समझिएगा, यहां से 50 से 60 दिन बहुत क्रूशियल एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप डिसिप्लिन है या को डिसिप्लिन में ला सकते हैं, wherein you are slogging at least 8 to 10 hours on a daily basis, wherein you are devoting at least 70 to 80% on the practice and 20% of the concept learning, तो आप डिसिप्लिन में हो सकते हैं। यस, अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं, wherein you are giving an appropriate time। 500 आवर्स से ऊपर का टाइम तुम्हारे पास है जेन्युइनली, अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहो और पढ़ना चाहो तो। यस और नो। एंड भाई साहब, आपने बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन एक और जगह करना चाहिए जब आपका पहले का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, इट जस्ट दैट किसी ना किसी रीजन की वजह से आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, है ना, या तो कोई फैमिली इश्यूज की वजह से, या उस टाइम ब्लैंक हो गए थे उस वजह से, या पढ़ाई तो अच्छे से की है, समझता भी सब कुछ है, बट वो फियर ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन है। सर बोथ ग्रुप दे दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। यस और नो। एक बात आप मान करके चलिए, बोथ ग्रुप विल रिक्वायर मोर एफर्ट्स एज कंपेयर टू सिंगल ग्रुप। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। बट मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, ग्रुप आपने पहले भी दिया हुआ है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपका काम हो सकता है, तो भाई साहब आप बोथ ग्रुप जरूर दीजिएगा। यस। अब आते हैं कि सर हमें वर्क कहां कहां करना चाहिए, हमने किस चीजों पे वर्क करना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं 5 चीजें जिसके ऊपर आपने वर्क करना चाहिए। पहली चीज है कि भैया आपने कोई फास्ट ट्रैक ऑप्ट कर लेना चाहिए जहां पे अमेंडमेंट्स है। जैसे अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, जो लोगों ने जनवरी 24 दिया था, जनवरी 25 दिया था और मे 25 एंड ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन में शिफ्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स में फाइनेंस एक्ट चेंजेस है, यस और नो। देन देयर आर कपल ऑफ चेंजेस इन आईडीटी एज वेल, देन लॉ के अंदर में कुछ चेंजेस है, तो आपको उनके फास्ट ट्रैक की जरूरत है, आपने उनके फास्ट ट्रैक को ऑप्ट करना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट। मान लीजिए किसी को ग्रुप 2 के अंदर में कॉस्टिंग में दिक्कत आ रही है, ऑडिट में दिक्कत आ रही है, तो आपने फास्ट ट्रैक वर्क करना चाहिए और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच, मैक्सिमम बच्चा जो गलती कर रहा है, आपके मल्टीपल टाइम फेल होने का कारण यही है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अब बच्चों को जब मैं प्रैक्टिस करने बोलता हूं, क्या करते हैं, लॉ या थ्योरी जैसे अकाउंट्स हो गया या फिर इन फाइनल्स ऑडिट हो गया, वो सिर्फ बुक को पढ़ रहे हैं। भाई साहब बुक को पढ़ने से कुछ नहीं होता, बुक को पढ़ने से सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लेकिन लिखने से आपको कॉन्सेप्ट भी आएगा, राइटिंग प्रैक्टिस होगी एंड आपका अप्रोच भी क्लियर हो जाएगा, राइट। जो बच्चा फाइनल में है या इंटर में है और जब तक कि तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगा ना, तब तक कि तुम्हारा काम नहीं होने वाला। एंड स्पेसिफिकली फाइनल वालों, तुम्हारा तो राइटिंग का आदत छूट गया है, जब तक तुम लिखोगे नहीं ना, तब तक कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। आर यू गेटिंग द पॉइंट। इंटर वालों, तुम्हारे को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जब कोई आपको राइटिंग प्रैक्टिस बोलता है ना बेटा, तो आपको लॉ के ही शॉर्ट पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, आपको सबसे पहले 1-1.5 घंटे के अंदर में कॉन्सेप्ट डेडिकेट कर देना है। लेट मी गिव यू दिस पार्ट। मान लीजिए आप डिसाइड कर रहे हैं कि यार मेरे को कोई पर्टिकुलर थ्योरी सब्जेक्ट मैं 2 घंटे के लिए पढ़ रहा हूं। ये 2 घंटे में वो बच्चा क्या करता है, 2 घंटे में बुक खोलता है, टॉपिक को एक एक करके रीड करता रहता है, एक एक लाइन रीड करता है, उसे मेमोराइज करने की कोशिश करता है।
आपने अप्रोच को चेंज करना चाहिए। आपने फटाफट सबसे पहले रीड आउट करना चाहिए। रीड आउट में आपको टीचर ने या आपको पता होगा ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, उसको सिर्फ मल्टीपल टाइम रीड आउट करना चाहिए। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर्स पे जाना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन के अंदर में पॉइंट लिखने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, आप कोई भी थ्योरी पेपर लिख रहे हैं इंक्लूडिंग डायरेक्ट टैक्सेस एंड जीएसटी, तो आपके साथ क्या होना चाहिए, सबसे पहले लॉ, लॉ के बाद फैक्ट ऑफ द केसेस और फिर कंक्लूजन। ऑलमोस्ट एवरी टीचर विल रिकमेंड यू दिस थिंग, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये चीज एक्सपेक्ट करता है, तो आपको ये चीजें लिखने का ट्राई करना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इट इज नॉट कि तुम तुम्हारे शॉर्ट नोट निकाल लो तो तुम पास हो जाओगे, गलत अप्रोच है भाई। शॉर्ट नोट निकालने से आदमी पास नहीं होता। शॉर्ट नोट्स देखो ऑलमोस्ट हर टीचर ने करके दिए हुए हैं, वो शॉर्ट नोट से पढ़ ले, वहां टाइम रिड्यूस कर और तेरा प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस कर, तो तेरा पास होना तय है, नहीं तो नहीं। तीसरा है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीजों में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अंडरस्टैंड, मैं एक बहुत बोल्ड बात कहने जा रहा हूं सर, आप लव एंड इमोशंस में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कुछ लोग सेक्सुअल डिजायर में हो जाते हैं। देखिए, हम उस एज के अंदर में बैठे हैं जहां पे बच्चा इन सब चीजों से एक्सपोज्ड हो जाता है। ठीक है, पढ़ाई करते वक्त आपको अचानक से सेक्सुअल डिजायर आ रहे हैं, इसके बाद में दोस्त का कुछ इशू है, हम वो हैंडल करने जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ करके किसी और को पढ़ा रहे हैं। इट इज ओनली यू एंड योर रिजल्ट। भाई साहब, मैं तेरे को एक बात बताऊं, जिस दिन तू फेल होगा ना, तेरे को संभालने कोई नहीं आएगा, लेकिन तेरी सक्सेस पे तेरे साथ सब आएंगे। तेरे को एक चीज के ऊपर फोकस करना है, तेरे को सारे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं, ट्राई करना है वो सारे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड हो। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों के साथ अगर ऐसा है कि लव या अदर कुछ अफेयर, अदर कुछ सीन है, मत करो एज ऑफ नाउ। बहुत टाइम मिलेगा, बहुत समय मिलेगा लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए, ये टाइम सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस कर दो। किसी का ब्रेकअप हुआ है जो तेरे को छोड़ के चले गए, तू आज भी उसके लिए रो रहा है, तेरे को इंस्टीट्यूट भी तेरा छोड़ के जा रहा है, तेरे को सिर्फ तेरी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तीसरा, सेक्सुअल डिजायर, ट्राई टू अवॉइड एज मच एज यू कैन, अप्लाई दैट पर्टिकुलर एनर्जी टू समवेयर एल्स। यस, इसके अलावा फैमिली के कोई इशू है, तू अगर नहीं भी है तो वो काम हो जाएगा, है ना। हर जगह अपने आप को हीरो समझना बंद कर। तू बॉलीवुड की किसी पिक्चर में नहीं बैठा हुआ है, तू एग्जामिनेशन में बैठा हुआ है। जिनके लिए तू सब सारी चीजें छोड़ के जा रहा है ना, किसी की शादी है, किसी का फंक्शन है, किसी का ये है, किसी का वो है, वो कोई भी तेरे रिजल्ट पे रोने नहीं आएगा। तो तेरे को तेरे ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। बहुत सारे बच्चों के साथ गड़बड़ी यही होता है कि कंटेंट बहुत सारा दिया हुआ है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है ही नहीं। आप जाकर के सर हमारा चार्टर विजन देखो, या आप जाकर के हमारा फास्ट ट्रैक देखो, या रेगुलर देखो। सबसे पहले आपको पढ़ाया सारा का सारा जाएगा, लेकिन मैंने लिटरली, चाहे आप फाइनल का फास्ट ट्रैक देखो, इंटर का फास्ट देखो, बहुत क्लियर बोला है, बेटा देख ये कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस पैराग्राफ पे क्वेश्चन आएगा, और जाके मॉड्यूल से वो सॉल्व कराया है। तो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होना बहुत जरूरी है भाई साहब, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, और आपने अगर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फोकस नहीं किया तो आपका टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरीली, है ना। इंस्टीट्यूट खुद ऐसी कोई चीज नहीं पूछना चाहेगा जो कॉन्टेक्स्ट एंड रियल लाइफ में रिलेवेंट नहीं है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एबीसी एनालिसिस। ऑलमोस्ट हर टीचर ने अपने अपने सब्जेक्ट्स के एबीसी एनालिसिस डाले हैं। एफआर का डाला होगा, एसएफएम का डाला होगा, इधर कॉस्टिंग का डाला होगा, अकाउंट्स का डाला है, डीटी का मैं डालता ही हूँ, आईडीटी का होता है। तो आपने क्या करना चाहिए, एबीसी एनालिसिस के हिसाब से ये देख लीजिए कि कौन सी चीजें रेलेवेंट है, और ये आपको क्या करती है, हेल्प करती है एग्जामिनेशन में बेहतर लेवल से प्रिपेयर करने के लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इतनी चीजें पे वर्कआउट कीजिए एंड मेरे हिसाब से फेयरली आपका काम हो जाना चाहिए, राइट। फोकस मोर, ऐसा कुछ नहीं है बेटा तू वापस नहीं कर सकता, या तेरे से नहीं हो पाएगा, या एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल थिंग सेड एंड डन, है ना। रिजल्ट आ गया, रो करके भी हो गया, सारी चीज हो गई, वापस भिड़। एक हाथ फेल अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ के अंदर में, है ना। ये मिथ है कि भैया जिनको अटेम्प्ट लगता है उनका लाइफ में कुछ नहीं होता, ऐसा सब फालतू की बात है। कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा, सब कर लेंगे, आसान है, लेंदी जरूर है, पर सब कर लेंगे यार, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने भी किया है, हो जाता है, तुम भी करोगे, हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और इसके अलावा भी अगर दिक्कत लगती है या कुछ और स्पेसिफिक पार्ट पूछना है, ट्राई टू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई और मेक अ वीडियो ऑन द नेक्स्ट पार्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, डोंट वेस्ट योर टाइम, यस, थिंकिंग मच। इन सारे पैरामीटर्स में अपने आप को डिसाइड करो, इन सारे पैरामीटर्स में अपने आप को रखो, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड मेरे को एक ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस मालिक। तो ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, फोकस मोर। एंड सर कुछ कहना है, कुछ पर्सनली बात करनी है, इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं, या फिर आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि अपन उसके पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर सके फ्यूचर में। डन। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, टेक केयर, बाय बोलो बच्चों।